अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज जो टॉपिक हम करेंगे बच्चों, इनर शेल ट्रांजिशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे, चैप्टर नंबर 20 का, जिसका नेम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे से जाने से पहले हम देखेंगे कि इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है, क्योंकि एक एक्सरेज में ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है। सबसे पहले ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन जब एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, जंप करता है किसी दूसरे शेल से, जिसे जैसे कि ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या इस शेल में आके इसमें आ जाएगा या फिर इसके ऊपर जाएगा, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने क्या की, ट्रांजिशन की। एटम के अंदर ही रहा लेकिन उसने अपनी शेल को चेंज कर दिया था। ठीक है। अब इनर शेल ट्रांजिशन क्या है, ये हम देखेंगे कि पहले एक्सरेज होती क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनकी एनर्जी हाई होती है और वेवलेंथ इनकी आपके पास होती है 0.1 आंगस्ट्रॉन से 100 आंगस्ट्रॉन तक। ठीक है। 1 आंगस्ट्रॉन हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻10 MK। ठीक है। ये जो एक्सरेज हैं इसको डिस्कवर किया था रॉन्जन ने इन 1895 में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन परफॉर्म करता है, वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। अब ये जैसे मैंने कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन जंप मार के इस जगह आएगा, ठीक है, सॉरी, सिर्फ हायर से लो ऑर्बिट में जब वो आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। अगर हायर से लोअर ऑर्बिट, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो यहाँ एमिट की बात हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, ट्रांजिशन परफॉर्म होगी और वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। और वो भी एनर्जी एमिट जो करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगी। ये पीछे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सब पढ़ा। तो वो फोटोन की एनर्जी हमारे इस इक्वल है HF के। अगर हायर ऑर्बिट हम कह रहे हैं वो 2 है और ये 1 है, ठीक है, इससे जो एनर्जी है इसकी हम E2 नाम देंगे इस E1 से। तो HF एनर्जी इक्वल हो जाएगी E2 माइनस E1 के। तो ये था हमारे पास फोटोन की एनर्जी। एवरी फोटोन है सम एनर्जी। हर फोटोन की अपनी अपनी एनर्जी है, सेम नहीं है। हर फोटोन अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी रखता है। तो दिस एनर्जी एमिशन, जो एनर्जी एमिट होगी एट दिस टाइम, वो डिसाइड करेगी कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है एमिट होगी और वो किस रीजन में लाई करेगी। आप लोगों ने वो तमाम रीजन पढ़े हैं कि यूवी, अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड रीजन, एक्स रेज, और ये तमाम रीजन आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। इनमें जो कौन कौन सी जो है रीजन में लाइट फॉल करेगी। अब हम लेते हैं, एटम की बात हो रही है तो हाइड्रोजन एटम लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम सबसे लाइटर पार्ट होता है, लाइटर एलिमेंट होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट हमने लिया, एटम लिया, इसकी एनर्जी डायग्राम देखते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी इसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है शेल्स के मुताबिक। ये आपके सामने एनर्जी लेवल डायग्राम बनी हुई है। हाइड्रोजन एटम की हमने पीछे ही बोहर मॉडल में एनर्जी फाइंड की थी। किसी भी ऑर्बिट में अगर हम एनर्जी इसकी फाइंड करना चाहें, वो इक्वल होगी En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखिएगा, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है और किसी भी एटम के लिए नहीं। जब हमने हाइड्रोजन एटम के किसी भी शेल की एनर्जी फाइंड करनी है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। ठीक है। अब ये इस तरह नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। हम उसको यूँ लाइन में समझने के लिए कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ़ शेल जो है फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है। इन्फिनिटी पे जो शेल है उसकी एनर्जी हम कहते हैं वो ज़ीरो है। ठीक है। उस टाइम उसकी एनर्जी ज़ीरो आती है, हम नहीं कहते बल्कि वाकई ज़ीरो आती है। और जो शेल 1 है
N1, इस पे हमने पीछे ही एनर्जी फाइंड की थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हम N2 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें पुट करके वो ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, तो अगर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन परफॉर्म की, मतलब कि इसने जो सेकंड नंबर ऑफ शेल है उससे जंप मार के आया फर्स्ट शेल पे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस जो नंबर 3 है, नंबर ऑफ शेल, इससे जंप मार के वो फर्स्ट शेल में आया। इसी तरह इन्फिनिटी से अगर वो आके उसने जंप मारा। अब हमें एनर्जी फाइंड करनी है कि जब यहाँ से इस शेल पे इलेक्ट्रॉन आया, उसने उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की। तो क्या करेंगे, E1 भी हमें पता है, E2 भी हमें पता है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, E2 माइनस E1, तो ये नेगेटिव साइन है, -13.6 और इसके बाद सॉरी -3.4, E2 माइनस E1 है, -3.4, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होगी जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में। ठीक है, जब थर्ड शेल से भी करेगा तो अभी आप फाइंड कर सकते हो। इसी तरह थर्ड शेल की एनर्जी यहाँ से फाइंड करें तो इसको माइनस कर दें इससे जितनी भी एनर्जी जो आएंगी उसकी जो वेवलेंथ लाई करेगी वो इस रीजन में लाई करेगी, वो है अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये तमाम लाइट जो फोटोन की होंगी वो किस वेवलेंथ की होंगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो वेवलेंथ है उसके करीब करीब होंगी। ठीक है, तो इस रीजन की लाइट को एमिट करेगा जब वो ट्रांजिशन करेगा फर्स्ट शेल में ही, चाहे कौन से भी ऑर्बिट से जब मार के फर्स्ट शेल में आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी जो एमिट करेगा हाइड्रोजन वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट। अब इसी तरह अब नेक्स्ट में भी क्या हो सकता है कि इस शेल से इस शेल में ट्रांजिशन हुई हो, फिर इसी तरह इस शेल से सेकंड में, और फिर इससे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइट एमिट होंगी वो जो होगी अलग रीजन की होंगी। ठीक है, जो कि लेकिन हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगी वो एमिट करेगी ये इस शेल में जो एनर्जी आई है वो है अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइट। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है। वो भी बताया था कैसे डिक्रीज़ होती जाइए, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इस रीजन इस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एमिट करवाना है, तो क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है, एनर्जी ये जो है न्यूक्लियस से बाउंड है, स्ट्रॉन्गली बाउंड है, तो इसको निकालना के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए मैं कहते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन शेल्स के साथ के इलेक्ट्रॉन के साथ कम होता जाएगा, तो एनर्जी भी हमें कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो फिर इसी यही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी एमिट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी। बेसिकली हम चेक ये कर रहे हैं क्या ये हाइड्रोजन जो एटम है, लाइटर एटम है, ये क्या ये एक्स-रे प्रोड्यूस कर सकता है। अभी हमने देखा कि अल्ट्रा वायलेट की लाइट उसमें हमें इस रीजन में दी, इसी तरह हमें विजिबल रीजन की भी लाइट मिलेगी और इंफ्रारेड रीजन की भी। आपने ये देखा ये तीनों रीजन की लाइट हमें मिल रही है, लेकिन एक्स रेज इसमें हमें नहीं मिल रहा। आपको याद होगा एक्स रेज को हमने कहा था कि इसकी जो वेवलेंथ होती है 1.0 से लेके 100 तक ओमस्टम तक। ठीक है, अभी जो हम जो कर रहे थे एनर्जी, अभी जो हमने फाइंड की है हाइड्रोजन के लिए वो देखते हैं। उसकी रेंज आप ये देखें, इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू एक्स रेज। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम है, लाइटर एटम, ये एक्स रेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये जो है ये वेवलेंथ इनकी इस तरह इंक्रीज़ होती जा रही है और एनर्जी का रिलेशन इसके ऑपोजिट है। ठीक है, जो ऑर्डर है इसका, सबसे कम एनर्जी की जो होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, इसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड और आगे सब।
हाइड्रोजन क्या करेगा, डज नॉट एमिट एक्स रेज, ठीक है। द एनर्जी लेवल ऑफ एक्स रेज हैज़ वेरी लो एनर्जी एज़ कम्पेयर टू एक्स रेज। क्या वजह थी, हाइड्रोजन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो एनर्जी लेवल था, डायग्राम थी, उससे ये शो हो रहा था कि एक्स रेज जो हैं उनको तो हाई एनर्जी चाहिए, लो एनर्जी रखता है हाइड्रोजन। सो इट डज़ नॉट यूज़ लाइटर एटम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे। इसका मतलब ये हुआ कोई भी लाइटर एटम हम यूज़ नहीं करेंगे एक्स रेज की प्रोडक्शन के लिए, तो हम वो एटम यूज़ करेंगे, वो एलिमेंट यूज़ करेंगे जो हैवी होगा। अब एक और बात, अगर ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम एनर्जी जो है किसी भी ऑर्बिट की फाइंड कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिए, वो पीछे फार्मूला था जिसमें इजी नहीं था। अब ये किसी भी एलिमेंट की किसी भी ऑर्बिट में अगर एनर्जी फाइंड करनी है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, -13.6 जी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ जी स्क्वायर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से ऐड करके हम किसी भी ऑर्बिट से की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज में दो कंडीशन है। सबसे पहले एक तो उसका जी हाई हो, एटॉमिक नंबर हाई हो, उसका साइज ज़्यादा हो, और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई हो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए और एटॉमिक नंबर भी। अब आते हैं हम इनर शेल ट्रांजिशन के ऊपर। ये आपके पास एक एलिमेंट है जिसका ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल को हम नाम देते हैं के, सेकंड एल, थर्ड एम, एन अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, के एल एम एन। अब जब बात होगी कि के शेल, एल शेल, एम शेल, ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट शेल ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो इनर शेल ट्रांजिशन में क्या होता है, आपको ये बताया था, जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ होता है, क्योंकि इसको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अब इस हाई एनर्जी को हम यहाँ से कहीं नहीं ले सकते, इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाहर से एनर्जी, जब हम इस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर हमने नॉकआउट कराना है, क्या करवाना है, रिमूव करवाना है इनर शेल से, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10⁻³ to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मुताबिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कहते हैं, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी का उसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं, ठीक है। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन जब आता है, इसको नॉकआउट करता है, इसको यहाँ से रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस जगह पे क्या बन गया, एक होल रह गया, स्पेस रहेगी, खाली जगह रहेगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो था ये बाहर निकल गया, अब यहाँ होल बच गया। अब ऊपर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो होल बचा है, इस होल को फिल करने के लिए या उससे ऊपर वाला शेल आके इसमें जंप मार देगा, इस इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देगा, या फिर इस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जंप मार देगा और इस जगह को फिल कर देगा। हो सकता है ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आए और इस स्पेस को फिल कर दे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फिल करे इस स्पेस को, जब यहाँ से स्पेस बन जाती है, रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इसने एल शेल ने के इलेक्ट्रॉन ने इस स्पेस को फिल कर दिया, तो हम कहते हैं ये जो है वो के अल्फ़ा है। इसी तरह अगर एम शेल के इलेक्ट्रॉन ने इस स्पेस को फिल कर दिया, ठीक है, तो हम ये कहेंगे के बीटा। इसी तरह एन शेल के इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन स्पेस को फिल कर दिया, तो हम कहेंगे के गैमा, ठीक हो गया। ये नंबर ऑफ शेल्स हैं और इन दोनों शेल्स के दरमियान का जो गैप है वो इलेक्ट्रॉन का वोल्ट के मुताबिक है, के करीब करीब है, जो कि करीब है वैल्यू ऑफ एक्स रे की वेवलेंथ की एनर्जी की बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, उसके मुताबिक आ रही है, ठीक है। जब हमने वो एनर्जी प्रोवाइड की, वहीं के हम स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड से,
तो उसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया, उस रिमूव कर दिया, उसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट होगी एट दैट शेल। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन फॉल कर सकता है एल शेल से भी, एम शेल से भी, एन ऑन, ओ एन, सो ऑन। अब जब एल शेल से अगर वो फिल करेगा इस के शेल के स्पेस को, तो वो हम कहेंगे वो के अल्फ़ा लाइन है। इसी तरह ये एम सेल शेयर करेगा वो के बीटा लाइन है, और ये के गेमा। ये जो सीरीज़ आई है ये के सीरीज़ आई है, ठीक है। जब यहाँ से जब वो फिल करेगा इलेक्ट्रॉन स्पेस को, तो एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन आई है, अगर के अल्फ़ा में यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, ई एल, और ये क्या है, ई के। तो हम क्या सिर्फ लिख सकते हैं इसमें ई एल माइनस ई के। इसी तरह अगर एम शेल से आई ट्रांजिशन हुई है, तो ये भी हम लिख सकते हैं ई एम माइनस ई के। इसी तरह इस शेल से हुई है, तो ये हम लिख सकते हैं ई एन माइनस ई के, ठीक है। जो कि एनर्जी इक्वल है एच एफ के। मोर एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, के गेमा, फिर के बीटा, फिर सॉरी गलत, के अल्फ़ा है ये, के अल्फ़ा, के बीटा, के गेमा। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, के अल्फ़ा, फिर के बीटा, फिर गेमा। ये एनर्जी ऑर्डर है। एनर्जी इन के सीरीज़ ग्रेटर देन एनर्जी इन एल सीरीज़। उसी तरह एल सीरीज़ का मैंने अभी आपको बताया था। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से नॉकआउट करवाया है हमने इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब ये इसने इलेक्ट्रॉन अगर इस वैकेंसी को फिल किया, तो वो एल अल्फ़ा सीरीज़ कहलाएगी। उसके बाद अगर इस शेल से इस इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, वो एल बीटा कहलाएगी। इसी तरह अगर वो इस शेल से इस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन स्पेस को फिल किया, वो एल गेमन कहलाएगी, और ये एल सीरीज़ है, ठीक है। एल सीरीज़ की भी ट्रांजिशन इसी तरह ये लिखी जाएगी। और जो है के सीरीज़ की एनर्जी मोर है एज़ कम्पेयर टू एल सीरीज़। ये भी आप जानते हैं, जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है। ये जो हमारे पास ट्रांजिशन हुई है, ये एमिट कर सकती है एक्स रेज़ के फोटोन को, क्योंकि ये हाई कंपेरेबल है उस एनर्जी के जो हमें एक्स रेज़ में चाहिए, ठीक है। थी इनर शेल ट्रांजिशन। अब आते हैं एक्स रेज़ की टॉपिक की तरफ। हमारे पास अब हम एक्स रे को प्रोड्यूस करवाएंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे इसकी। एक्स रेज़ हमारे पास दो टाइप की होती हैं। यहाँ पे भी आपने दो टाइप की एक्स रेज़ पढ़ेंगे, एक तो करेक्टरिस्टिक्स एक्स रे और एक ब्रेकिंग एक्स रे। करेक्टरिस्टिक एक्स रेज़ कैसे प्रोड्यूस होंगी, ये जो अभी हमने इनर शेल ट्रांजिशन की है इसी के थ्रू, ठीक है। थ्रू इनर शेल ट्रांजिशन जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उसको करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज कहते हैं। और एनर्जी हम फाइंड करते हैं इस फार्मूला से किसी भी शेल और शेल में। और जो जी है यहाँ वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। ये जब करेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात होगी। उसके बाद एक और है एक्सरे, ब्रेकिंग एक्सरे। ये क्या है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस ईएम वेव्स। एक्सेलरेशन हो या डी एक्सेलरेशन होगी चार्जेस की, तो उसकी वजह से ईएम वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और ईएम वेव्स प्रोड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा, फोटोन। कैसे, ये देखो मुझे फॉर एग्जांपल एक मेटल है, हम जानते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स अमाउंट में होते हैं। और हमने क्या किया है, यहाँ से एक सोर्स है, हम आगे यहाँ एक्सरे में यूज़ करेंगे, वो फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के थोड़ से इलेक्ट्रॉन निकलवाए। इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और यहाँ पे भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अमाउंट है, वो इसको क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स देगा, उसको धकेलेगा और वो उधर से ही उसको बैक कर देगा। डिएक्सेलरेशन वो फोर्स जो है यहाँ पे करेगा, और इसकी अपोजिशन की वजह से ये करेगा एमिट फोटोन को। ये फोटोन जो होंगे वो एक्स रेज़ के फोटोन एमिट करेगा, क्योंकि ये जो फिलामेंट और इलेक्ट्रॉन आएगा वो हाईली एनर्जेटिक होगा, ठीक है। ड्यू टू एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से भी जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज़ एक्स रेज, ठीक है। तो जब अब ये फिलामेंट है,
ठीक है। उसका चार्ज ई वी है, जो कि इसके साथ टकराने के बाद वो फोटोन में चेंज हो गया, तो ई वी इक्वल हो जाएगा फोटोन की एनर्जी के। ठीक है। और हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी सी ओवर लैम्डा है, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्ट रिलेशन रखेगी वोल्टेज के साथ। ठीक है। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ एक्सरेज। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। ग्राफ रह गया था। अब यहाँ जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो इंटेंसिटी और लैम्डा के दरमियान। अब ये जो आपके पास कंटिन्यूस स्लोप आ रही है, ये वाली, ये जो शो करेगी वो ब्रेकिंग एक्सरेज को शो करेगी, और ये जो पीक्स आ रही हैं ये पीक्स करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को शो करेंगी। इसी तरह ये भी जो है ब्रेकिंग एक्सरेज को। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हम क्या लेते हैं, एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ठीक। इस ग्लास ट्यूब में एक हम मेटल ले रहे हैं जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। वो एज अ एनोड एक्ट करेगा। ठीक। जिसके हम ऊपर हम टारगेट करेंगे, और इसके बाद एक ट्यूब यहाँ पे अटैच हुई हुई है जो कूलिंग ऑयल बुक पे लिखा हुआ है, जिसका काम क्या है कि वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। क्यों कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे? हम जो यहाँ 1% जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो एक्सरेज में कन्वर्ट होती है, बाकी जो 99% एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मेटल को मेल्ट होने का खतरा होता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हम मेटल को, ऐसा मेटल यूज़ करते हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी वो मेल्ट जो है इजीली नहीं हो पाएगा, और इस हीटिंग के इफ़ेक्ट को हम कंट्रोल करने के लिए ये कूलिंग इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, कूलिंग ट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास ये फिलामेंट है जिससे हम इस कैथोड को हीट अप करेंगे, और कैथोड इलेक्ट्रॉन को एमिट करना शुरू कर देगा। ये कैथोड है आपके पास, और ये वोल्टेज है जो कैथोड और एनोड के दरमियान में अटैच किया, और वोल्टेज जो है 10K से 100 किलो वोल्ट तक है। उसके बाद अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये यूज़ किया है, और ये टारगेट है और विकेटेड ग्लास ट्यूब है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। जब हम करते हैं इस फिलामेंट को हीट अप करते हैं तो क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। ठीक है। और ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस मेटल है। तो मेटल में क्या हमने कहा है कि आके ये जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको नॉकआउट करा देगा, बाहर निकाल देगा, और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट होगी तो इस वैकेंसी को फिल करेगा या ऊपर वाला शेल, ये के शेल एल एम एन, या एल शेल फिल करेगा, एल शेल नहीं तो एम शेल कर देगा, या एल शेल, कोई भी शेल इस वैकेंसी को फिल करेगा। अब जो शेल इस वैकेंसी को फिल करेगा उसके मुताबिक हम एनर्जी लिखेंगे। ठीक है। तो वो एनर्जी क्या थी हमारी, फॉर एग्जाम्पल पर इस वैकेंसी को फिल किया अगर इस शेल के इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल जम्प टू द के शेल। ठीक है। तब हम कहते हैं कि इस टाइम हमारी एनर्जी है ई एल, और यहाँ पे एनर्जी है ई के, तो हम कहते हैं एच एफ इक्वल होता है ई एल माइनस ई के, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम नहीं के सीरीज़ की है ये एनर्जी। अगर एम शेल फिल करे स्पेस को तो हम कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन शेल टू के शेल, तो तब जो एनर्जी एमिट होगी हम कहते हैं वो है ई एम माइनस ई के। ठीक हो गया। ये थी आपके पास क्या करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ये पीछे अभी वो डिटेल में पढ़ा है, ये वही है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है ब्रेकिंग एक्सरेज। ब्रेकिंग एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होंगी, अब जब हमने इस फिलामेंट को हीट अप किया, फिलामेंट को हीट अप करने के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ में मौजूद है वो क्या करेंगे, इसको डिसेलरेट करेंगे। डिसेलरेशन करने के बाद ये यहाँ पे क्या कर देगा, एमिट कर देगा फोटोन।
उस अपोजिशन की वजह से एमिशन ऑफ फोटोन होगी, और वो एमिशन ऑफ फोटोन हमें एक्सरेज की फॉर्म में मिलेंगे। बाय हीटिंग फिलामेंट कैथोड स्टार्ट टू एमिट इलेक्ट्रॉन बाय थर्मियोनिक एमिशन। यहाँ जो एमिशन होगी वो थर्मियोनिक एमिशन होगी। कैथोड जो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड के करीब जाएगा दे फेस डिसोसिएशन एंड एमिट फोटोन। एट कैथोड द इलेक्ट्रॉन हैड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू HF। तब इसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी EV कन्वर्ट हो जाएगी HF में। HF मैक्सिमम, F यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी। अब हमने ऊपर यहाँ कहा कि वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब सबसे मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन यहाँ आके, इलेक्ट्रॉन यहाँ के आके इस मेटल के पास जाएगा, तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी हो उसकी। अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा मिनिमम होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और लैम्डा का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, तो लैम्डा मिन भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसको इधर ले आते हैं, EV इधर आ जाएगा, और ये V वोल्टेज है। और जब हम इन तीनों कांस्टेंट को फाइंड करें तो आपके पास ये इस तरह की वैल्यू आ जाती है 400 डिवाइड बाई वो इंटू ऑन्स्ट्रॉन्ग की यूनिट में लैम्डा मिन आपके पास आ गया। मतलब फाइंड करने के लिए दिया जाता है लैम्डा मिन, तो आप सिर्फ ये डायरेक्ट भी फाइंड कर लगा सकते हैं, ये लिखने के बाद ये डायरेक्ट लिख लें। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको बताया था, ये ब्रेकिंग एक्सरेज शो कर रही हैं। ठीक है, ड्यू टू डीएसेलरेशन जो ये फोटोन एमिट हुआ, और ये जो पीक्स हैं वो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को शो कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लैम्डा हमारे पास क्या है, मिनिमा है। अब देखेंगे ग्राफ के एंड पे ये ज़ीरो के साथ आके नहीं लग रहा, तो मतलब इसका कि मैं लैम्डा मैक्सिमम जो होगा वो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो जो रेंज अगर बताई जाए कि वेवलेंथ की, इसमें क्या है, वो लैम्डा मिन जो है से लेके इन्फिनिटी तक है, क्योंकि लैम्डा मैक्स हम उसको नहीं बता सकते। तो फिर इनकी वेवलेंथ के हिसाब से दो टाइप की एक्सरेज हमारे पास होती हैं, एक सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड। सॉफ्ट एक्सरे की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज आपके पास 0.1 से 4 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो कि मोस्टली यूज़ की जाती हैं। हार्ड एक्सरेज ठीक है कि हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, तो हमें ये ज़्यादातर यही एक्सरेज यूज़ करते हैं। और हाँ, जो सॉफ्ट है वो 4 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक इनकी रेंज होती है। और जो ये ब्रेकिंग एक्सरेज से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं हम उसको कंटिन्यूस एक्सरेज भी बोलते हैं। आपको जो मैंने ये ग्राफ दिखाया था, ये जो इस तरह का जो आता है आपके पास पैटर्न, ये जो चीज़ होती है वो कंटिन्यूस एक्सरेज को शो करती है। ठीक है, आगे अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इंक्रीज व्हाट शुड हैपन। एक तो आपको ये पता हो कि जाहिर सी बात है जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है नंबर ऑफ़ फोटोन इंक्रीज़ होते हैं। ये वही चीज़ें आपने याद रखनी है। इंटेंसिटी मीन नंबर ऑफ़ फोटोन। अगर हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करनी है तो हमें फिलामेंट करंट इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, अगर हमने एनर्जी इंक्रीज़ करनी होगी तो उसके लिए हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कैथोड और एनोड के दरमियान है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए फिलामेंट करंट इंक्रीज़ होगा। अगर एनर्जी को इंक्रीज़ करना है तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एक्सरेज। पीछे ये हमने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज पढ़ी, अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसके और यूजेस पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता होता है। प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या हैं कि खसूसियात, ये दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस शो दैट दे आर चार्जलेस। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होते, अपनी जगह को चेंज नहीं करते, तो इसका मतलब ये चार्जलेस है। अगर चार्जलेस ना होते तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते। ठीक है, दूसरा है दे आर डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल। क्रिस्टल के ऊपर जब इनको एक्सरेज को फॉल किया जाता है तो तब ये डायफ्रैक्ट कर जाती हैं। दे कॉज आयनाइजेशन इन गैसेस। आयनाइजेशन भी करती हैं गैसेस के अंदर। आयनाइजेशन क्या होता है कि जब कोई एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो किसी इलेक्ट्रॉन को
नॉक आउट कराने के लिए, वो कम्प्लीटली उस जगह से निकालने के लिए वो आयनाइजेशन कराती है। X-rays cause photoelectric effect on some metal surfaces। मेटल सरफेस के ऊपर एक्सरेज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करती हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, सो दे कैन पास इन मेनी सब्सटेंस। एक्सरेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये भी वेव प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। EM वेव हैं तो इन वेव प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, सच एज डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के पैटर्न ये शो करती हैं। आगे आ जाते हैं इनकी यूजेस की तरफ। हाई एनर्जी एक्सरेज आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल विद इन द बॉडी। बियोलॉजिकली भी इनका बहुत सारा यूज़ है, जो कैंसर सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। एक्सरेज आर यूज एट कस्टम एंड सिक्योरिटी पोस्ट डिटेक्ट आर्म्स, जो असलहात हैं उनकी डिटेक्शन के लिए सिक्योरिटी पोस्ट पे इनको यूज़ किया जाता है। एक्सरेज आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज। फोटोग्राफ शो हिडन फ्लॉज सच एज क्रैक्स। ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो छुपे क्रैक्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए भी एक्सरेज को यूज़ किया जाता है। एक्सरेज आर मोस्ट यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हैं इनकी मेडिसिन और इंडस्ट्री में। ये था हमारा एक्सरेज का टॉपिक, इनर्शियल ट्रांजिशन। ठीक है, तो कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।